हम सब अक्सर यही मानते हैं ना कि हम इस दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं जैसी वो है, एकदम साफ और बिना किसी फिल्टर के। हाँ बिल्कुल, मतलब हमें लगता है कि हमारा नजरिया एकदम ऑब्जेक्टिव है। राइट। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे और इस दुनिया के बीच हमेशा एक अदृश्य दीवार खड़ी है, एक तरह का इनविजिबल आर्किटेक्ट जो हमारी पूरी आइडेंटिटी तय करता है। ओह, और सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं, ये हमें दुनिया से जोड़ता भी है। हाँ, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यही आर्किटेक्ट हमारी सबसे बड़ी मेंटल सफरिंग या घुटन का इकलौता कारण भी बनता है। और कमाल की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम इस दीवार के पीछे कैद हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि जो आवाज हमारे दिमाग में चल रही है वही असल में हम हैं, जबकि हम बात कर रहे हैं ईगो की, मतलब हमारे अहंकार की। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा में ना इसी पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि सुनने वाले बहुत से दोस्त शायद अभी सोच रहे होंगे कि अरे ईगो का मतलब तो घमंड होता है। हाँ, और वो सोचेंगे कि घमंड तो मुझ में बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। हम अक्सर ईगो को सिर्फ एरोगेंस से जोड़कर देखते हैं, पर आज हमारा मिशन है इसको प्रॉपर्ली डिकोड करना, वो भी बिना किसी हेवी जागन के। बिल्कुल, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। इससे पहले कि हम ईगो को एक विलन मान लें, असल में ये है क्या और इंसान के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग हुई कैसे? मैं सोच रही थी कि इसका बेसिक नेचर क्या है। अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक साइकोलॉजी के नज़र से देखें तो ईगो सिर्फ मैं या आय का एहसास है। आपको पता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वो इस दुनिया से अलग है। राइट, वो तो बस सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने बारे में कहानियां बुनना शुरू करते हैं। जैसे हमारा नाम क्या है, हमारी डिग्रीज, हमारे रोल्स, कि मैं किसी की बेटी हूँ या किसी कंपनी में मैनेजर हूँ। एग्जैक्टली, हमारी अचीवमेंट्स और यहाँ तक कि हमारे डर और इनसिक्योरिटीज भी। इन सब से मिलकर एक मेंटल नैरेटिव बनती है, एक दिमागी कहानी। ओके। ईगो वही कहानी है। ये हमारी ट्रू सेल्फ नहीं है, बल्कि ये वो चश्मा है जिसे पहनकर हम दुनिया को देखते हैं। ओह वाओ, मेरे दिमाग में यहाँ एक एनालॉजी आ रही है जो शायद इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दे। मान लीजिए ईगो एक स्पेस सूट की तरह है। ओके, स्पेस सूट, इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब अगर किसी इंसान को आउटर स्पेस में जाना है तो सर्वाइव करने के लिए उसे स्पेस सूट पहनना ही पड़ेगा ना, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। वो सूट उसे बाहरी खतरों से बचाता है, उसे एक बाउंड्री देता है कि ये मैं हूं और इसके बाहर खाली स्पेस है। तो इवोल्यूशन के दौरान सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए हमें इस ईगो रूपी स्पेस सूट की जरूरत पड़ी। ये एक बहुत ही एक्यूरेट एनालॉजी है, और सच कहूं तो ईगो पूरी तरह से बुरा नहीं है। मतलब इसका फायदा भी है। हाँ, अगर हमारे पास ये स्पेस सूट यानी हेल्दी ईगो ना हो तो हमारी कोई इंडिविजुअलिटी बचेगी ही नहीं। हम अपने परिवार की रक्षा कैसे करेंगे? राइट। सर्वाइवल के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ खत्म होता हूँ और दूसरा इंसान कहाँ से शुरू होता है। ये बाउंड्री बनाना ईगो का ही काम है। पर एक मिनट रुकिए, अगर ये स्पेस सूट इतना ही जरूरी है और ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? यही तो सवाल है। ये स्पेस सूट हमें सफोकेट कब करने लगता है? What's fascinating here is कि दिक्कत तब शुरू नहीं होती जब हम स्पेस सूट पहनते हैं। घुटन तब शुरू होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि हमने स्पेस सूट पहना हुआ है। वेट, क्या? हाँ, और हम खुद को ही वो सूट समझने लगते हैं। ये टूल एक जेल में बदल जाता है। ओ, मतलब हम अपनी उस बनाई हुई कहानी को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं। एकदम सही। जब ईगो हम पर हावी हो जाता है तो हमारा दिमाग आई वर्सेस यू के एक कंटिन्यूअस लूप में फंस जाता है। हम उस सूट पर लगे एक छोटे से स्क्रैच को भी अपनी जान पर आया खतरा मान लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे जब कोई हमारी कार पर खरोच लगाता है तो हमें फिजिकली दर्द महसूस होता है। हाँ, क्योंकि ईगो ने उस कार को हमारे स्पेस सूट का हिस्सा बना लिया है। या जैसे मीटिंग में कोई हमारा आइडिया रिजेक्ट कर दे तो हमें लगता है कि उसने हमें एज अ पर्सन रिजेक्ट कर दिया है। एग्जैक्टली। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब क्योंकि ईगो हमारे और दुनिया के बीच एक दीवार बना देता है, तो यहीं से दुनिया के साथ हमारा टकराव शुरू होता है जो सीधा हमारी सफरिंग की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। और सफरिंग के कुछ बहुत स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं। जैसे सबसे पहला है अटैचमेंट।
मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाना। हाँ, ईगो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये अपने आप में खोखला होता है। इसे जिंदा रहने के लिए बाहर की चीजों से चिपकना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं मेरा बैंक बैलेंस हूँ, या मैं मेरा जॉब टाइटल हूँ, या मेरी पब्लिक रेपुटेशन। और असल जिंदगी की प्रॉब्लम ये है कि ये बाहर की चीजें कभी फिक्स नहीं रहती। दुनिया तो लगातार बदल रही है ना। बिल्कुल, कंपनी में पोजीशन बदल सकती है, पैसा आ और जा सकता है, लेकिन क्योंकि ईगो ने अपनी आइडेंटिटी इन चीजों से जोड़ ली है, तो जब भी इनमें थोड़ा सा भी बदलाव आता है, ईगो को लगता है कि उसकी मौत हो रही है। ओह, और फिर इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है। मेक सेंस। और इस बदलाव से लड़ने की कोशिश में ना मुझे ईगो का एक और टॉक्सिक पैटर्न याद आता है, कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल करना। मतलब हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जिद। कंट्रोल ईगो की सबसे बड़ी फैंटेसी है। ईगो को अनसर्टेनिटी से नफरत है। उसे लगता है कि अगर वो हर इंसान के बिहेवियर को और हर आउटकम को कंट्रोल कर लेगा तो वो सेफ रहेगा। लेकिन लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है। हम ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते या इकोनॉमी को, यहां तक कि अपने करीबी लोगों के मूड को भी नहीं। राइट। यही वजह है कि ईगो ड्रिवन इंसान हमेशा एंजाइटी में रहता है। वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में जकड़ना चाहता है, पर दुनिया रेत की तरफ फिसलती रहती है। इसमें इंसान अंदर से थक जाता है। और इस थकान को बढ़ाने का काम करती है कंपैरिजन, यानी तुलना करना। और बिल्कुल, आज का ये सोशल मीडिया के दौर में तो ईगो के लिए जैसे एक पूरा बुफे लगा हुआ है। हम बस दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर खुद को जज करते रहते हैं। ईगो हमेशा किसी के रेफरेंस में ही खुद को नापता है। ये एक जीरो सम गेम है। अगर सामने वाला सक्सेसफुल हो गया तो ईगो को लगता है मैं हार गया। इससे जलन होती है। और अगर कोई फील हो गया तो ईगो एक अजीब सी सुपीरियॉरिटी और खुशी महसूस करता है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब हम ईगो शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक घमंडी इंसान की इमेज आती है जो कॉलर ऊपर करके चलता है। हाँ, अमूमन लोग यही सोचते हैं। पर अगर हम नोट्स देखें तो सिर्फ घमंडी ईगो नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं या मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मतलब इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, तो ये भी ईगो ही है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात पहचानने में थोड़ी मुश्किल लग रही है मुझे। अगर कोई खुद को कमतर मान रहा है तो उसमें अहंकार कैसे हो सकता है? ये साइकोलॉजी का बहुत क्रिटिकल हिस्सा है। ईगो का मतलब सिर्फ खुद को बड़ा समझना नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड होना। ओके। जब कोई सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, तब फोकस कहाँ है? मैं पर। और जब कोई विक्टिम कार्ड खेलता है और सोचता है कि कोई मेरी तकलीफ नहीं समझता, तब भी सारा फोकस सिर्फ मैं पर ही है। ओह वाओ, मतलब सेल्फ पिटी भी ईगो का ही रूप है। दोनों ही केसेस में आप खुद को यूनिवर्स के सेंटर में रख रहे हो। बिल्कुल। ईगो बहुत चालाक है। ये बेरूपिया है। ये हमेशा खुले घमंड में नहीं दिखता। हाँ, कभी कभी वो एक छोटी सी बात पर आधा घंटा लगाकर एक पैसिव अग्रेसिव ईमेल लिखने में दिखता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं सही थी। हाँ, या लगातार दूसरों से वैलिडेशन मांगने में, या फिर किसी ने छोटा सा फीडबैक दिया और आप तुरंत डिफेंसिव हो गए। ये सब ईगो के ही अलार्म सिस्टम्स हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि ईगो स्पिरिचुअलिटी या फेक ह्यूमिलिटी का भेस बदलकर भी आ सकता है। जैसे मैं तुम सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हूं। एग्जैक्टली। इसे स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहते हैं, जहां इंसान नया चमचमाता हुआ स्पिरिचुअल ईगो पहन लेता है, पर अंदर की दीवार वैसी ही रहती है। इस पूरी चालाकी को देखकर सदियों से थिंकर्स ने इसे डिकोड करने की कोशिश की है, और यहाँ लगता है कि ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफी बिल्कुल अलग रास्तों पर चली जाती हैं। हाँ, ये एक बहुत शानदार डिबेट है। अगर हम ईस्टर्न फिलॉसफी जैसे बौद्ध धर्म या अद्वैत वेदांता की बात करें, तो वहाँ ईगो को माया माना गया है, मतलब एक इल्यूजन। बिल्कुल। उनके मुताबिक ये मैं असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और असली आज़ादी इस ईगो को डिसॉल्व करने में है, इसके पार देखने में है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब सुनने वाले दोस्तों के लिए ये जानना जरूरी है कि हम इसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अगर कोई हिमालय में बैठा साधु है तो ईगो डिसॉल्व करना समझ आता है। हाँ, पर आम जिंदगी में ये मुश्किल लगता है। राइट। अगर किसी को कॉर्पोरेट जॉब करनी है, टीम को लीड करना है, तो क्या ईगो को माया समझकर बैठ जाना सही है? यहीं पर वेस्टर्न साइकोलॉजी एक अलग नजरिया पेश करती है। कार्ल यूंग या फ्रॉइड के हिसाब से दुनिया का सामना करने के लिए एक हेल्दी ईगो होना बहुत जरूरी है। मतलब उनका गोल ईगो को खत्म करना नहीं है? नहीं, उनका लक्ष्य इसे बैलेंस करना है। इसे एक ऐसा टूल बनाना है जो आपकी मदद करे, ना कि आप पर हुक्म चलाए। ओके, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए?
इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, दोनों नजरिए एक ही मंजिल की बात कर रहे हैं। ईगो को खत्म करने का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं है, बल्कि उस पहचान का गुलाम ना बनना है। ओह, मतलब सवाल ये है कि ईगो आपका मास्टर है या आपका सर्वेंट? एग्जैक्टली। जब एक हिजदी ईगो काम करता है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने गोल्स अचीव करते हैं, और जब आप फेल होते हैं तो आप टूट नहीं जाते। क्योंकि आपको पता होता है कि फेलियर एक इवेंट है, आपकी पूरी एग्जिस्टेंस पर कोई हमला नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आप क्रिटिसिज्म को कामली सुन सकते हैं, बिना डिफेंसिव हुए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। तो अगर हमें इस ईगो रूपी स्पेस सूट का गुलाम नहीं बनना है तो इसे कंट्रोल में कैसे रखा जाए? सोर्स मटेरियल हमें ईगो से ऊपर उठने के कुछ तरीके बताता है। हाँ, ट्रांसेंडिंग द ईगो। इसकी सबसे पहली सीढ़ी है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। और ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, मतलब बस अपने ईगो को एक्शन में पकड़ना। हाँ, जैसे ऑफिस में आपने कोई आइडिया दिया और बॉस ने सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, उस वक्त अंदर से आग लगती है ना? बिल्कुल। ईगो तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। मन करता है या तो बहस कर लो या मन ही मन बॉस को गालियां दो। राइट। तो अवेयरनेस का मतलब है रिएक्ट करने से पहले 1 सेकंड का पॉज लेना और खुद से पूछना कि मैं इतना ट्रिगर क्यों हो रहा हूं? क्या बॉस की बात में लॉजिक है या बस मेरा प्राइड हर्ट हुआ है? मतलब अपने ही अंदर चल रहे ड्रामा का एक व्यूअर बन जाना। उस 1 सेकंड के पॉज में आजादी है। और यहीं से दूसरा तरीका निकलता है, डिटैचमेंट, यानी अनासक्ति। डिटैचमेंट सुनकर लोगों को लगता है सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चला जाना, पर साइकोलॉजी में इसका मतलब है ये समझना कि आपके विचार और इमोशंस आप नहीं हैं। वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। बिल्कुल। अगर बिजनेस फेल हो गया तो ईगो कहेगा मैं लूजर हूं, पर डिटैचमेंट आपको ये देखने की ताकत देता है कि बिजनेस फेल हुआ है, पर मैं एज अ पर्सन फेलियर नहीं हूं। वाओ, जब हम अपनी आइडेंटिटी को बाहरी रिजल्ट से अलग कर लेते हैं तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं। जो सक्सेस आज है वो कल जा सकती है। जब आप इस बदलाव को अपनाते हैं तो ईगो की पकड़ ढीली पड़ जाती है। और इसीलिए अगला पॉइंट है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकारना। ईगो हमेशा रियलिटी से लड़ता है ना, मेरे साथ ही क्यों हुआ या उसने ऐसा क्यों बोला। एक्सेप्टेंस ईगो का सबसे बड़ा एंटीडोट है। जो जैसा है उसे मान लेना बिना किसी ड्रामा के। अगर गलती हुई है तो ब्लेम गेम खेलने की बजाय बोलना हाँ मुझसे गलती हुई, मैं ठीक करूंगा। जिस पल हम गलती मान लेते हैं, ईगो के पास छुपने की जगह नहीं बचती। ये सच में पावरफुल है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और गहरे तरीके पर, ह्यूमिलिटी, यानी सच्ची विनम्रता। हाँ। यहाँ नोट्स पढ़ते हुए ना मुझे एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट फील हुआ था। क्यों? ऐसा क्या था उसमें? हम सोचते हैं ह्यूमिलिटी का मतलब है खुद को दूसरों से कम समझना, हमेशा झुक कर रहना। पर वहां लिखा था ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योरसेल्फ, इट इज थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ लेस। ये पूरी डिबेट का निचोड़ है। अगर आप खुद को बेचारा मानेंगे तो वो तो वापस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, जो खुद एक ईगो है। राइट। लेकिन खुद के बारे में कम सोचना एक बिल्कुल अलग स्टेट ऑफ माइंड है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ डेली लाइफ में? इसका मतलब है जब आप किसी कमरे में जाएं तो आपका दिमाग इसमें ना उलझा हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, बल्कि आपका फोकस सामने वाले इंसान पर हो, यानी उस प्रेजेंट मोमेंट पर। जी हाँ। जब हम अपने मैं और मेरा के लूप से बाहर निकलते हैं तो एक शांति मिलती है। बिल्कुल। सुनने वाले दोस्त अगर सोचें तो हमारा 90% स्ट्रेस यही होता है कि मेरा क्या होगा, मेरी इमेज कैसी लग रही है। अगर हम खुद के बारे में थोड़ा कम सोचें तो आधी टेंशन तो ऐसी खत्म हो जाएगी। और यही ईगो का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ हमें सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए इस स्पेस सूट की जरूरत है, पर दूसरी तरफ अगर हम अनकॉन्शियस हैं तो ये हमें शांति से जीने नहीं देगा। तो इस पूरी गहरी चर्चा को समराइज करें तो ईगो हमारी परछाई या शैडो की तरह है। इसे किसी सर्जरी से काटकर निकाला नहीं जा सकता। हाँ, जब तक हम जिंदा हैं ईगो रहेगा। सवाल बस ये है कि क्या आप इसके पैटर्न्स को देख पा रहे हैं? अगर आप इसकी चालाकियों को पकड़ लें तो ये सेल्फ अवेयरनेस का एक शानदार टूल बन जाता है। वाओ! इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सबसे गहरे विचार का जिक्र करना चाहूंगी। ये नजरिया ही बदल देगा। वो क्या है? आप अपना ईगो नहीं है, आप तो वो अवेयरनेस या चेतना है जो उस ईगो को देख रही है। इस सच में इंसान को आजाद करने वाला विचार है। ये समझना कि दिमाग में बोलने वाली आवाज हम नहीं हैं, हम वो शांत स्पेस हैं जो उस आवाज को सुन रहा है। तो दोस्तों, हम आज आपको इस पावरफुल ख्याल के साथ छोड़कर जा रहे हैं।
अगली बार जब आपको किसी बात का बुरा लगे या आप हर्ट महसूस करें, तो रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकिएगा। हाँ, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि असल में हर्ट कौन हुआ है। क्या सच में आप हर्ट हुए हैं या सिर्फ दिमाग की बनाई हुई वो कहानी या वो स्पेस सूट यानी आपका ईगो हर्ट हुआ है। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका स्ट्रेस आधा कर देगा। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। ईगो को समझना जिंदगी भर का काम है, पर शुरुआत इसी एक सवाल से होती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।